हर्षद मेहता ने अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया है, सहारा ने अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटिशर्स इन सब के भी बाप निकले तो क्यों? हिला डाला ना? जी हाँ, मैं बताने जा रही हूँ सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स के बारे में, जो कि एक वूपिंग 45 ट्रिलियन डॉलर का था। There was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms, and a very calculated math ended up with a number of $45 trillion at today's value. क्या आपको पता है कि दुनिया की जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा हुआ करती थी? इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन था। ये बात है सन 1600 की, और उस वक्त ब्रिटेन की हिस्सेदारी वर्ल्ड की जीडीपी में सिर्फ 1.8% थी। जब हम आजाद हुए तो ये आंकड़े पूरी तरह पलट गए थे। इंडिया की हिस्सेदारी घटकर रह गई थी 3% के आसपास, और ब्रिटेन बन चुका था वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसकी परतें हम खोलने जा रहे हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि तभी आपको इंडिया पर हुए इस अत्याचार और नाइंसाफी के बारे में सही मायनों में पता चल। हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल के मुताबिक सारे फिगर्स इसी तरफ इशारा करते हैं कि अपने फायदे के लिए इंडिया को किस तरह से यूज किया गया, और इतना ही नहीं, इंडिया को वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग नेशन से धकेल कर अकाल और गरीबी में पहुंचा दिया गया। इनफैक्ट हिस्टोरियन विल ड्यूरेंट तो यहाँ तक कहते हैं कि ये रेप ऑफ अ कॉन्टिनेंट है। तो शुरू से शुरू करते हैं। But the fact is that the British looted India. A greedy and racist British Raj financed its industrial revolution by robbing India, and now there is more data to prove it. अंग्रेजों के आने से पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हमारे टेक्सटाइल हुनर का डंका दुनिया भर में बजता था। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन कपड़ों का प्रोड्यूसर था, और बड़ी मात्रा में भारतीय कपड़े ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट होते थे। ये हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। अब एक बड़ी साजिश रच ब्रिटेन ने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया। पता है क्यों? ताकि ब्रिटेन के कपड़े और उनकी इंडस्ट्रीज में बना सामान दुनिया पर राज करे। ये तभी मुमकिन था जब इंडियन इंडस्ट्री तबाह हो जाए। शुरुआत में किसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के इन नापाक इरादों की भनक नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में इंडिया में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी मांगी तब के मुगल शासक जहांगीर से, जो उस वक्त नहीं मिली। लेकिन 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद तो चारों तरफ बॉम्बे से लेकर कैलकाटा और मद्रास तक ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ों को भारत में मजबूत कर लिया। इन पोर्ट्स से इंडिया का राइस और टेक्सटाइल यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था। अब देखिए, 1765 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन ट्रेड को अपने पंजे में जकड़ लिया। भारतीयों से टैक्स लेना शुरू किया, और वो इन टैक्स के पैसे से लगभग 1/3 हिस्से से हमसे ही सामान खरीदते थे। तो स्कैम ये था कि टैक्स कलेक्ट करने वाले और सामान खरीदने वाले अंग्रेज अलग अलग थे, जिससे इस जालसाजी का पता ही नहीं चला। हमें लूटकर ब्रिटेन ने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट किया। कैसे? हमारे रॉ मटेरियल से यानी इंडियन कॉटन से इंग्लैंड में बनने लगा मशीनी कपड़ा, और ये पूरी दुनिया में बिकने लगा। इंडियन वीवर्स के करघों को तोड़ दिया गया और उन्हें भिखारी बना दिया गया, जिससे कि इंग्लैंड के मशीनी कपड़े यहाँ बेचे जा सके, जो कि सस्ते थे और मजबूत थे। इसी के चलते इन कपड़ों ने बहुत जल्द इंडिया के बाजार पर कब्जा कर लिया, जिससे हमारे हैंडलूम वीवर सड़क पर आ गए और कमर टूट गई दुनिया पर राज करने वाले इंडियन टेक्सटाइल उद्योग की। जो इंडिया कभी ब्रिटेन और दुनिया भर में अपनी कॉटन की एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, वो ब्रिटिश कपड़ों का इंपोर्टर बन गया। दूसरी तरफ इंडियन कपड़ों की सेल पर ब्रिटेन के अंदर हैवी प्रोटेक्शन ड्यूटीज लगाई गई, जिससे भारतीय कपड़े का एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल हो गया। इससे इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में, वो धड़ाम से गिरा। ये पहले 27% होता था, जो कि गिरकर 2% पर आ गया। इससे कपड़ा बनाने वाले बुनकरों के भूखे मरने की नौबत आ गई। बुनकर मरते क्या न करते, पेट पालने के लिए खेती की तरफ दौड़े,
जिससे भारतीय खेती पर काफी बोझ बढ़ गया और एग्रीकल्चरल लेबर की वेजेस यानी उन्हें मिलने वाला मेहनताना कम हो गया। अंग्रेजों ने खेती को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस पर भारी टैक्स लगा दिया जो कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा था। भारतीय इंडस्ट्री को तबाह करने का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा देखिए। शशि थरूर की किताब इनग्लोरियस एम्पायर के मुताबिक एग्रीकल्चर और हैंडलूम के साथ ही दुनिया भर में मशहूर थी इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री और इसे भी अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया। जानते हैं क्या क्या गुल खिलाए अंग्रेजों ने? 1646 में एक कानून बनाकर ब्रिटेन ने ये रूल बना दिया कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से इंपोर्ट होने वाला कोई भी सामान ब्रिटेन के अंदर नॉन इंग्लिश शिप्स में लोड होकर नहीं आएगा। ब्रिटेन आने वाले शिप अंग्रेजों के होने चाहिए। जहाज का कैप्टन और 75% क्रू मेंबर्स भी इंग्लिश होने चाहिए और ये फैसला भारतीय जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस जुल्म और अत्याचार की कड़ी में 1858 में एक अहम मुकाम आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और पैंतरा देखिए कि हम पर राज करते हुए ब्रिटेन ने हमें अपना मानने से इनकार कर दिया। कहा क्योंकि इंडिया हमारा गुलाम है इसलिए इंडियंस को हम ब्रिटिश मरीनर्स का दर्जा नहीं देंगे। इससे भारतीय शिप इंडस्ट्री की हालत खराब होने लगी और आखिरी धक्का लगा 1862 में यानी 1862 में जब ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई गई और अंग्रेजों ने इसे शिपिंग के क्षेत्र में इंडियन कंपनियों के ऊपर तरजीह देनी शुरू की। इससे भारतीयों का माथा ठनका और कई देशभक्त कारोबारियों ने आवाज उठाई। जमशेदजी एन टाटा ने 1894 में टाटा लाइन के नाम से शिपिंग कंपनी खोली। फिर 1906 में स्वदेशी स्टीमशिप कंपनी बनाई वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने और 1907 में बंगाल स्टीमशिप कंपनी बनाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। लेकिन ये सभी भारतीय शिपिंग कंपनियां औंधे मुंह गिरी क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी को प्रमोट कर रही थी। यही नहीं, इन कंपनियों में से एक के मालिक चिदम्बरम पिल्लई की कंपनी को न सिर्फ नाकाम किया गया बल्कि पिल्लई को देशद्रोह के आरोप में सजा दी गई। 1860 और 1925 के बीच अंग्रेजों ने इंडियन शिपिंग को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1860 और 1925 के बीच 102 भारतीय शिपिंग कंपनियां या तो दिवालिया हो गई या खत्म हो गई और अंग्रेजों ने शिपिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के शाही परिवार ने स्लेव इकोनॉमी से भी जमकर पैसे बनाए। ब्रिटिश राज में भारत में 1.5 से 3 करोड़ लोग भूखमरी के चलते मारे गए। इसका एक नमूना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पश्चिम बंगाल में पड़ा अकाल था जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। तब के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने भूख से मर रहे भारतीयों को खाना नहीं दिया। ये खाना उन्होंने अपने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे सैनिकों के लिए भेज दिया। बीबीसी जो कि सरकारी न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन की, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि ये घटना दुनिया के सबसे बड़े अकालों में से एक थी। उसके दौरान लोग भूखे मर रहे थे। कोलकाता और ढाका की सड़कें कंकालों से भर गई थी। चर्चिल ने तब भी यही कहा कि बंगाल में अकाल का मुद्दा उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। आपको पता है ब्रिटेन में एक कहावत बहुत फेमस है कि इंडिया की कॉलोनाइजेशन से ब्रिटेन को कोई खास फाइनेंशियल फायदा नहीं हुआ। ब्रिटेन को आईना दिखाने का काम किया कांग्रेस के नेता और जाने माने हिस्टोरियन शशि थरूर ने। 28 मई 2015 वेन्यू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ दी गई थरूर की स्पीच वायरल हो गई। हम सबको याद है यहाँ उन्होंने अंग्रेजों को रियलिटी चेक देने में बिल्कुल संकोच नहीं किया था। उसी के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी अटलांटिक काउंसिल के इवेंट में इस पूरे किस्से को दोहराते हुए कहा था कि ब्रिटेन ने हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर छीन लिए, इसके लिए ब्रिटेन जवाबदेह है। ये कड़वी सच्चाई है कि इंडिया एक गरीब और थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होता अगर ब्रिटेन ने हमें गुलाम नहीं बनाया होता। इस तबाही की कीमत 45 ट्रिलियन डॉलर थी जो कि आज की तारीख में यूके की जीडीपी से लगभग 17 गुना ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया की टॉप 5 जीडीपी वाली कंट्रीज में इंडिया ने यूके यानी ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। We bounced back. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम इसी रफ्तार से ग्रोथ दर्ज करते रहे तो 2027 तक इंडिया जर्मनी को और 2029 तक जापान को पछाड़ सकता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर हम गुलाम न हुए होते तो आज हम कहाँ होते। हम एक गौरवशाली देश थे जिसकी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा दुनिया भर में था। आज हम फिर से चाइना और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों को पछाड़ कर दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। किस्मत का चक्रव्यूह देखिए कि आज हम पर राज करने वाले ब्रिटेन पर राज कर रहा है एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। आज इंडिया ने अतीत को पीछे छोड़कर दुनिया के बीच फिर से अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप इस वीडियो पर अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर